नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध के विषय में इस पाठ्यपुस्तक में पढ़ने के लिए क्या लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में। और इनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1964। जन्मस्थान श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। माता पिता पार्वती बाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हुए। देखिए कितने बड़े लोग थे, एक बार परीक्षा में ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हो गए थे, फिर आज हमारे समक्ष इतने बड़े व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित हैं कि इनकी लिखी हुई कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे यही हम लोग सीखते हैं कि कोई असफलता या सफलता फाइनल नहीं होती है, अंतिम रूप से नहीं होती है। अगर आप कहीं एक जगह पर स्थिर हो गए तो आप फेल हो गए। आपको चलते रहना है, चाहे जीवन में सफलता हाथ लगे या असफलता हाथ लगे, लेकिन आप कहीं भी किसी को अंतिम रूप से स्वीकार मत कीजिए। जीवन गति का नाम है, गतिशील रहना ही जिंदा होने की पहचान है। तो आप जीवित रहें, जिंदा रहें और गतिशील रहें। गतिशील आप हैं तो मतलब है कि आप सही हैं। तालाब में जमा हुआ पानी सड़ता है, लेकिन नदी का जल जो बहता रहता है वह कभी सड़ता नहीं है। यही सीखने की बात है। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये एक बार कब, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा कि कॉलेज ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल हुए, पुनः 1931 में सफलता प्राप्त की। 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट, 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल, पुनः 1938 में सफलता प्राप्त की। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की डिग्री इन्होंने ली। वृत्ति मतलब पेशा, 20 वर्ष की छोटी उम्र में बौरनगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर भिन्न भिन्न नौकरियां, मास्टरी से वायुसेना, पत्रकारिता से पार्टी तक। 1948 में नागपुर आए। नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे। फिर नागपुर में ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से अक्टूबर 1956 तक रहे। 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन किया। 1958 में नया खून से मुक्त हो गए। अंततः 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनंदगांव में प्राध्यापक बने। अभिरुचि इनकी थी अध्ययन अध्यापन में, लेखन, पत्रकारिता, राजनीति की नियमित अनियमित व्यस्तता के बीच सारा कुछ करते रहे। राजनीति में भी इंटरेस्टेड थे, पत्रकारिता की, अध्ययन अध्यापन किए। नेता टाइप के आदमी ये थे। तार सप्तक के एक कवि, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूड़ी भूड़ी खाक भूल, कविता संग्रह, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जिसका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तित रूप में, आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना है, तथा भारत इतिहास और संस्कृति इतिहास, मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में नेमीचंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित। गजानन माधव मुक्तिबोध 20वीं शती के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, किंतु वे मराठी थे।
हिंदी साहित्य में उनका उदय प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में हुआ था। अज्ञेय के द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में वे सामने आए थे, किंतु शीघ्र ही अपने कठिन जीवन तथा रचना संघर्ष के कारण उन्होंने अपना पथ अलग और स्वतंत्र कर लिया। ये प्रयोगवादी जो लोग होते हैं वो किसी टीम में नहीं रहते। तार सप्तक की टीम में ये थे, लेकिन आगे जा कर के उससे बाहर हो गए। वे अपने रचनात्मक जीवन में युग की दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के संसर्ग में आए। ये दो विचार है, थॉट हैं, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। अस्तित्ववाद में है कि अस्तित्व मनुष्य का है और अस्तित्व ही सब कुछ है। मनुष्य का, जीव का अस्तित्व ही पहचान है सब कुछ, अस्तित्व नहीं तो कुछ नहीं। और मार्क्सवाद में है कि ये समता, साम्यवाद, मतलब मजदूर भी है। मार्क्सवाद में क्या, मजदूरों को कहा गया मजदूरों तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब ये कि जिसके पास में खोने के लिए है वो परेशानी का वो परेशान होगा, ऐसी विचारधारा होगी। तो मजदूरों को तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनको तो जो मन में आएगा सो करेंगे वो। और जिसको खोने के लिए है वो बेचारा दिन रात परेशान रहेगा। तो ये मार्क्सवाद वो विचारधारा है जिसमें समता की बात होती है। किसी के पास में बहुत है, किसी के पास में कम है, तो साम्यवादी समाज की कल्पना करना कितना आसान है, मार्क्सवाद ने किया। तो ये इस थॉट को भी इन्होंने पढ़ा और विकट वैचारिक एवं रचनात्मक संघर्षों की प्रक्रिया से गुजरते हुए एक सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। सच्चे मार्क्सवादी, वाह, ये मार्क्सवादी सच्चा होना कितनी बड़ी बात है। मार्क्सवाद का सपना बहुत सारे नौजवानों के मन में रहता है और आज विश्व में मार्क्सवाद का ही यह फल है कि लोग मजदूरों को भी अब एक तबका समझते हैं, उनके भी हित की बात हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सा श्रेय मार्क्सवाद को है। यह सच है कि कोई भी जागरूक, सत्यान्वेषी एवं जीवंत लेखक अपने समय की प्रमुख विचारधाराओं और भावधाराओं से विलग या तटस्थ नहीं रह पाता है, और मुक्तिबोध भी इसके अपवाद नहीं थे। किंतु वे अपनी प्रकृति और संवेदना से ही अथक सत्यान्वेषी, ज्ञान पिपासु तथा साहसी खोजी थे। उनकी प्रकृति और संवेदना ही उन्हें उक्त विचारधाराओं के निकट ले गई थी। उनमें बौद्धिक और नैतिक पराक्रम कूट कूट कर भरा हुआ था। स्वभावतः इन विचार दर्शनों के आगे उन्होंने तुरंत घुटने नहीं टेक दिए, अपनी गर्दन नहीं डाल दी। उनसे अपने प्रश्नों और आपत्तियों के साथ अनवरत संघर्ष किया और इस संघर्ष के बाद मार्क्सवाद को अपना आस्था के रूप में उपार्जित किया। यही कारण है कि उनके साहित्य में कोई विचारधारा या दर्शन निरा अनुवादित नहीं दिखता। वह कवि के अपने विचार दर्शन, उसने ज्ञान, अनुभव और संवेदन के द्वारा अपने ढंग से विकास किया हो की तरह प्रतीत होता है। इन्होंने अध्ययन किया था भिन्न भिन्न विचारधाराओं का, उसके संपर्क में आए थे, लेकिन अंतिम रूप से उन्होंने सब में अपनी बुद्धि की छाप छोड़ी और अंधभक्त वो किसी भी विचारधारा के नहीं थे। मुक्तिबोध के जीवन और साहित्य में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। मुक्तिबोध के जीवन और साहित्य में कोई फाँक नहीं दिखाई पड़ती, मतलब गैप नहीं है। जीवन और साहित्य एक ही है, जो जीते हैं वही साहित्य है उनका, मतलब हकीकत, फैक्ट, कोई कल्पना की बात नहीं। उनका जीवन और साहित्य दोनों अक्स बड़ अक्स और एक दिखाई पड़ते हैं। स्वभावतः जीवन मूल्य और रचना मूल्य भी एक हैं। मुक्तिबोध ने अपने जीवन से ही रचना की कीमत चुकाई। इस लिहाज से उनकी तुलना के लिए हिंदी में एक ही कवि हैं और वो हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्तिबोध निराला की ही तरह अपनी पीढ़ी के महान क्रांतिकारी कवि हैं। उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, डायरी, आलोचना और एक उपन्यास भी लिखा, किंतु ये सभी साहित्य रूप और विधाएं अपने परंपरागत ढांचे का अतिक्रमण करती हैं। अतिक्रमण मुक्तिबोध के विलक्षण अनुभव और कथ्य के कारण हुआ है। उनका अध्ययन, पर्यवेक्षण, अनुभव, संवेदन और
यथार्थ बोध असाधारण और अद्वितीय है। वे यथार्थ की सुपरिचित चालू सतह को अपनी प्रखर रचनात्मक अंतर्दृष्टि से भेद कर एक ऐसी समग्रता में पकड़ते हैं कि पाठक हतप्रभ रह जाता है। यही कारण है कि उनकी दृष्टि तथ्यों के वर्तमान तक ही सीमित न रहकर उनके अदृष्ट अतीत और अलक्ष्य भविष्य तक भी पहुंचती है। यहाँ उनकी एक अपेक्षाकृत आरंभिक दौर की ऐसी कविता दी जा रही है जो कथ्य और संप्रेषण की दृष्टि से कम जटिल और सुगम है। उन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं। यह कविता तुलनात्मक रूप से कम लंबी है। इस कविता में कवि की दृष्टि और संवेदना वैश्विक और सार्वभौम दिखाई पड़ती है। कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता का, जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है, चित्र प्रस्तुत करता है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है और इस एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। मतलब इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि कवि कैसे मजदूर तबके के हित को साधता है और मजदूर तबके का जो समस्या है उस पर ध्यान केंद्रित करता है और महसूस करता है कि संघर्ष करने वाला इंसान दुनिया के चाहे जिस किसी भी देश में हो, उसकी समस्या कमोबेश एक ही है। तो कहीं न कहीं ये भाईचारा की बात होती है। मजदूर एकता जिंदाबाद, इसका ये संदेश है इस कविता में। तो संघर्षशील जनता जिस किसी भी देश में हो, जिस किसी भी जाति में हो, धर्म में हो, वह कहीं न कहीं एक है। उसकी समस्याएं एक है, चाहे कहने के लिए देश का नाम कुछ भी हो। तो कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है और इस एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी ज़िंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था, तू खिलता था, और वो खिलना कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का पाराना हो जाए, याराना हो जाए। इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है, फ़कत एक नाम है, यह नाम भी धोखा ना हो जाए। शमशेर मुक्तिबोध के लिए इन्होंने लिखा। ये पंक्तियाँ समर्पित की मुक्तिबोध के नाम पर शमशेर बहादुर सिंह ने। तो अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। जन जन का चेहरा एक। जन यह शब्द ही है जो आम जन की बात करता है। जन जन का चेहरा एक। हर मजदूर का, हर संघर्षशील व्यक्ति का चेहरा एक होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो। जन जन का चेहरा एक। मेहनत करने वाला मजदूर किसी भी देश में हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी जाति में हो, धर्म में हो, वह एक है। सबों की समस्याएं एक जैसी हैं। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप की एक। कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। ये पूरा इनकलाब जिंदाबाद, ये मजदूर एकता जिंदाबाद, ये वामपंथी विचारधारा, ये मार्क्सिस्ट प्रभाव है इस पर। पूरा मार्क्सवाद का ये दर्शन, ये मुट्ठी बनी हुई है। तो ये लाल सलाम जिंदाबाद की बात हो रही है। वो शब्द भले ही न लिखा है लेकिन भाव वही है। चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। ये मुट्ठियाँ तनी हुई हैं, मतलब ये निश्चित रूप से मार्क्सवादी प्रभाव है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर जनता का दल एक, एक पक्ष, दुनिया के मजदूरों एक हो, मार्क्स ने कहा था। तो यह वही नारा है यहाँ पर कि पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष है वो। जलता हुआ लाल कि भयानक सितारा एक। ये लाल जनता हुआ, जलता हुआ लाल कि भयानक सितारा एक। वो लाल तारा है जो जल रहा है, लाल रंग। ये सब क्या है? मार्क्सवाद। उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। सबका इशारा एक है। गंगा में, इरावती में, चाहे दुनिया की कोई भी नदी हो, गंगा हो, इरावती हो, मिनाम हो, अपार अकुलाती हुई नदियाँ सब, नील नदी हो, अमेजन हो, मिसौड़ी हो, सब वेदना से गाती हुई। सबों में दर्द एक है। मजदूर एकता जिंदाबाद। शोषित पीड़ित जनता एक हो। बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक।
प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। सबों का क्रोध एक ही तरफ से, एक ही बात के लिए है सबों का कि उनका शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन करो। पृथ्वी का प्रसार, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, कर गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर। काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, सबका शत्रु एक। पूंजीवादी क्या है? तो वो शत्रु है। ये सब उद्योगपति दुनिया में जो है वो मजदूरों का क्या है? शत्रु है। वह शोषण करता है। उसका जो कारखाना है, जो फैक्ट्री है, जो उसका मुनाफा है, वो जो उसकी पूंजी है, सब बेकार। उसको सब लगा करके मजदूरों को दे देना चाहिए। मजदूर और मालिक एक। मजदूर ने जो, मालिक ने जो इतनी पूंजी लगाई, जमीन का की व्यवस्था की, पूरा टेंशन लिया, सबका कोई वैल्यू नहीं है। मजदूर जो काम करता है, जो मजदूरी करता है, जो पसीना बहाता है, उसकी जो पसीने बहते हैं वह बेजोड़ है। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये मार्क्सवाद की बात है। तो प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का प्रसार, अपनी सेनाओं के से किए हुए गिरफ्तार। अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर लिया है इन लोगों ने। कौन? पूंजीपतियों ने। सैलरी देते हैं और बदले में कमाने के लिए कहते हैं। सीधे सैलरी उनको दे देना चाहिए था मजदूरों को, क्योंकि वो मजदूर हैं, उनके लिए लेखक हैं, वो मानवतावादी लेख लिखते हैं, जन जन की क्रांति की भाषा बोलते हैं। लेकिन वो अपनी सेनाएं फैलाए हुए हैं, कोई काम नहीं करेगा। मजदूर को तो निकाल भी देते हैं, नहीं काम करने वाले को। बताइए, तो ये कभी होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। तो ये सेनाओं से गिरफ्तार किए हुए हैं। उनके जो नियम कानून हैं पूंजीपतियों के, फैक्ट्रियों में काम करने के, बड़े समाज के तो बड़े लोग हैं, जो पूंजी वाले लोग हैं, उनको कितने गंदे हैं। उनकी सेनाएं हैं और सेनाओं से वे गिरफ्तार किए हुए हैं इन मजदूरों को। गहरी काली छायाएं पसार कर, ये गहरी काली छाया फैलाए हुए हैं चारों तरफ, खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर। शत्रु है वो काला, जैसे भयंकर पहाड़ हो, उसके ऊपर खड़ा हो, जहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा है। काला काला दुर्ग एक, वो जो भी किलेबंदी है पूंजीपतियों की, वो सब दुर्ग एक है दुनिया में। सभी शोषक वर्ग एक हैं, जन शोषक शत्रु एक। जन का शोषण करते हैं वे लोग, शत्रु एक हैं। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, और लाल लाल किरणें जब सुबह में निकलती है तो अंधकार फट जाता है। उसी तरह से लाल किरणें जब आ रही हैं वामपंथ की, कम्युनिज्म की, मार्क्सवाद की, तो शीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। उस सबों का स्वर्ग एक है कि भाई लाल झंडा लेकर के आएंगे, साम्यवाद फैलाएंगे और पूंजीपतियों का नाश हो जाएगा और सारी संपत्ति पर मजदूरों का कब्जा हो जाएगा। मजदूर एकता जिंदाबाद। जन जन का मित्र एक, और जन जन का मित्र एक है। सबका जो मित्र है वो एक ही है, जो उनके हित की बात करता हो। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। ये सब क्रांति की बात करते हैं। क्रांति, परिवर्तन होगा, भयंकर परिवर्तन होगा, इसमें मजदूरों का राज्य स्थापित होगा और जो मालिक लोग होंगे वो भाग जाएंगे गांव छोड़ करके, या उनको मजदूर बना देंगे। तो ये घोर प्रतिक्रियावादी सोच, लेकिन इसको क्रांति का जामा पहना करके बुद्धिजीवी तबका समाज में विचारधारा फैलाता है, और ये कविता उसी पंक्ति को आगे बढ़ाती हुई। सीए में लाख लाख पैरों धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। सत्य क्या? कैसा सत्य? कि हमें खुद चाहिए, हमें और चाहिए, हमें पूरा दे दीजिए। जो लोग इतने दिनों से कुंडली मार के बैठे हुए हैं पूंजियों पर, उनका दावा ठीक नहीं है। और हम चूँकि मजदूर तबके से आते हैं तो हमारा दावा ज़्यादा होना चाहिए। हमें भी प्रकृति के सारे साधनों पर कब्जा करने का हक है। इतने दिनों से जो लोगों ने मेहनत करके विकास किया और धन संपत्ति एक कर लिया, वे सारे लोग बेईमान हैं। उन लोगों के खिलाफ विद्रोह, और ये वामपंथ का नारा ये होना चाहिए। यही अच्छा है। ये में हिम्मत का सितारा एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। उसी को नाम देना है सत्य। अपना स्वार्थ की पूर्ति करना, त्याग की बात नहीं करना। हमें चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए लागू, और दूसरों के पास जो धन संपत्ति है वो गलत है, और हमारा होना चाहिए हक। ये मजदूर एकता जिंदाबाद। तो ये में हिम्मत का सितारा, लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक। पूरे जगत में, पूरे विश्व में जो मजदूरों के पास दर्द है वो सब में एकता है। हिये में हिम्मत का सितारा एक, और हृदय में सितारा, जो हंसिया हथौड़ा तारा छाप, वो जो तारा है उसमें वो सबका एक है। पूरी दुनिया में वो एकता, मजदूर एकता का परिचायक है। चाहे जिस देश में
प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। ऐसी समस्याओं को झेलता हुआ मजदूर वर्ग चाहे दुनिया के जिस किसी भी क्षेत्र में हो वह एक है, उसकी एकता जिंदाबाद होनी चाहिए। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भिन्न भिन्न देशों में भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, हर जगह हिंदुस्तान है। अपने यहाँ को देखो, अपने यहाँ की समस्या को समझो, वही समस्या आपको पूरी दुनिया में मिलने वाली है। तो यहाँ सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं। कन्हैया कहीं भी है वह ईश्वर, वह गायें चराता है, वह सिंपल जीवन जीता है। और जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, सबको भोर का अनुभव एक ही जैसा होता है। बंसी की धुन सभी ओर एक, और बंसी जिसके तान पर सभी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं वह एक है। दानव दुरात्मा एक, और दानव का जो कॉन्सेप्ट है सबके मन में एक ही है, जो आपके सामने आ जाए अपोजिट बन करके, जो आपके उद्देश्य में बाधा बने, वह दानव है। मानव की आत्मा एक, और सभी विश्व में, पूरे विश्व में मानव की आत्मा एक जैसी है। शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, और सब मनुष्य के ऊपर शोषण का खड्ग तलवार जो है शोषण की वो लटक रही है सबके ऊपर। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा वो अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक। ये मस्तक है, भीतर से आदमी को वो झकझोरता है। अंतर की जो ज्वाला है, जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो विकास करने के लिए व्यग्रता है, वो मनुष्य को भीतर से बेचैन करती है। संग्राम का घोष एक, और युद्ध करेंगे हम लोग, ये मजदूर एकता को हम लोग कायम रखेंगे और पूंजीपतियों के खिलाफ युद्ध करेंगे। जो ताकतें, जो शक्तियाँ हमारी जो बाधा बन के आती हैं उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जीवन संतोष एक, जीवन में इसी बात का संतोष है। क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। मजदूर, शोषित, पीड़ित जनता के पक्ष में कवि की आवाज़ है ये कविता। वो समझता है कि दुनिया में हर जगह, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, धर्म में, सब में मजदूरी करने वाले लोग लगभग एक ही तरह के होते हैं। सबों का स्वार्थ एक ही है, वो भी शोषित हैं, चाहे वो दुनिया के जिस किसी भी देश में हो। तो कमोवेश मार्क्सवाद का जो नारा था, मजदूर एकता जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों तुमको खोने के लिए कुछ नहीं, इन्हीं उद्देश्यों को रेखांकित करती हुई यह कविता हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद प्रश्नोत्तर के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें प्रश्नोत्तर होगा। ये मैंने किया और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और आपने इसको देखा, समय दिया इसके